नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं रामनरेश मिश्र स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए नागरिक शास्त्र के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम सब अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी भी दबा दें, शेयर करें, लाइक करें और पूरा वीडियो देखें। दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि अनुच्छेद 74 एक के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। और इसी के संबंध में हम आपको प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के संबंध में आपको बताएंगे और उसी से जुड़े विभिन्न प्रश्नों को बताएंगे। तो हम प्रश्नों की अपने शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। ऑप्शन ए है राज्य सरकार का, बी है केंद्रीय सरकार का, सी है राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही है, केंद्रीय सरकार का। दोस्तों, केंद्रीय सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। यह लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय से राष्ट्रपति को संसूचित करे और जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। प्रश्न नंबर 2, कैबिनेट का तात्पर्य है। तो दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन बी सही है, कैबिनेट स्तर के मंत्री। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, जबकि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री एवं उप मंत्री भी शामिल होते हैं। प्रश्न 3, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन बी सही है, केवल कैबिनेट मंत्री। प्रश्न नंबर 4, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। तो दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के पास होती है। इसका वर्णन अनुच्छेद 75 में है। प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है। तो दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं पदच्युति को विवेचित करता है। अनुच्छेद 75 एक के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75 2 के अनुसार ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। प्रश्न नंबर 6, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन बी सही है, लोकसभा का सदस्य। भारत का प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है और आमतौर पर वह लोकसभा का सदस्य होता है, क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है और वह लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
प्रश्न नंबर 7, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, 25 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और वह व्यक्ति संसद सदस्य चाहे लोकसभा या राज्यसभा का हो और 6 माह के भीतर उसे संसद का सदस्य होना होगा। अतः इसे न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन किससे होता है? इसके लिए ऑप्शन है ए, मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, बी है संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, सी है 44वें संशोधन के द्वारा हुआ और डी है 85वें संशोधन के द्वारा हुआ। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। दोस्तों, उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में नहीं है तथा राजनीतिक बाध्यताओं के कारण संविधान के प्रावधानों से हटकर इस पद का सृजन किया जाता है, जो कि पूर्णतः गैर संवैधानिक पद है। प्रश्न नंबर 9, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ऑप्शन ए पंजाब से लोकसभा के सदस्य हैं, पंजाब से राज्यसभा के सदस्य हैं, सी राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं, डी है असम से राज्यसभा के सदस्य थे। तो चूंकि वर्तमान में प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी है और ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रह चुके हैं, तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही है, असम से राज्यसभा के सदस्य थे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह असम राज्य से सर्वप्रथम 1991 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। तभी से वे लगातार असम से ही 1996, 2001 एवं 2007 में राज्यसभा के सदस्य बने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, प्रधानमंत्री को ऑप्शन ए लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, बी संसद के द्वारा चुना जाता है, सी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, डी लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा सी सही है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। हम आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और सामान्यतः राष्ट्रपति द्वारा बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। लोकसभा में किसी भी दल का पूर्ण बहुमत न होने पर यह पूरी तरह से राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे। प्रश्न नंबर 11, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो यहाँ ऑप्शन हमारा बी सही है, 6 माह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, 6 माह बाद। यदि कोई मंत्री बन जाता है और वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीना के अंदर दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना पड़ता है और यदि वह सदस्य नहीं बन पाता तो उसे अपना मंत्री पद छोड़ देना पड़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन ए सही है, संसद के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, लोकसभा के प्रति। चूंकि मंत्रिपरिषद का विश्वास मत जो है वो लोकसभा में ही किया जाता है, अतः वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा में जब तक मंत्रिपरिषद को विश्वास प्राप्त होता है तभी तक सरकार बहुमत में होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री
सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन डी सही है, केवल लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। तो दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन सी सही है, 50। हम आपको बता दें कि लोकसभा के प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियमों के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो यहाँ ऑप्शन ए है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, बी है संघीय संसद, सी है उच्चतम न्यायालय और डी है संघ लोक सेवा आयोग। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही है, संघीय संसद। दोस्तों, कोई पद संसद अथवा विधान मंडलों में सदस्यता की निर्भरता हेतु लाभ का पद है अथवा नहीं, इसका निर्णय अनुच्छेद 102 1 क के अंतर्गत केंद्र में संसद तथा अनुच्छेद 191 1 क के अंतर्गत राज्यों में राज्य विधान मंडल करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका रिक्त स्थान के अधीन रहकर कार्य करती है। ऑप्शन ए न्यायपालिका, बी विधायिका, सी है चुनाव आयोग और डी है संघ लोक सेवा आयोग। तो कार्यपालिका किसके अधीन होती है? दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन बी सही है, विधायिका। हम आपको बता दें कि भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है और कार्यपालिका मंत्रिपरिषद जो कि होती है सामूहिक रूप से विधायिका यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्न नंबर 19, प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बना? तो दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, कैलाश नाथ काटजू। कैलाश नाथ काटजू नेहरू की कैबिनेट में 1951 में विधि मंत्री के रूप में शामिल हुए थे तथा इसी वर्ष वे देश के तीसरे गृह मंत्री बने। 1955 में उन्हें रक्षा मंत्री का पदभार सौंपा गया। वे 1957 से 1962 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। ऑप्शन ए श्री गुलजारीलाल नंदा, बी श्री आर.के. षटमुखम चेट्टी, सी श्री कृष्णामाचारी और डी है श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, श्री आर.के. षटमुखम चेट्टी। हम आपको बता दें कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री डॉक्टर आर.के. षटमुखम चेट्टी थे। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। 1949 में उनके स्थान पर जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? ऑप्शन ए वार्षिक वित्तीय विवरण, बी है विनियोग विधेयक, सी है बजट और डी है भारत की संचित निधि। तो यहाँ ऑप्शन सी सही है, बजट। दोस्तों, संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं है, हालांकि वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। प्रश्न नंबर 22, भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन ए चंद्रशेखर, बी देवगौड़ा, सी आई.के. गुजराल और डी है ए.बी. वाजपेयी। तो दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, आई.के. गुजराल अर्थात इंद्र कुमार गुजराल। हम आपको बता दें
कि भारत के व्यक्ति अनुसार 12वें प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री के अतिरिक्त श्री आई के गुजराल थे, जो 21 अप्रैल 1997 से 8 मार्च 1998 तक इस पद पर रहे, तथापि कार्यकाल अनुसार उनका क्रम 18वां था। प्रश्न नंबर 23, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, लेकिन हम भूलवश गलत कर देते हैं। हम सबको आता भी है, तो इसके उत्तर को याद रखें। इसका ऑप्शन सी सही है, लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश के बाहर ताशकंद, वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी, में 11 जनवरी 1966 को हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन में हमारा ऑप्शन डी सही है, चंद्रशेखर। श्री चंद्रशेखर के अतिरिक्त सभी प्रश्नगत व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने से पूर्व राज्यों के मुख्यमंत्री रह चुके थे। ज्ञातव्य है कि श्री चंद्रशेखर कभी भी किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। प्रश्न नंबर 25, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? दोस्तों, यह प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का उत्तर डी होगा ऑप्शन इसका, चौधरी चरण सिंह। हम आपको बता दें कि चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। उनके पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक ही नहीं हुई। लोकसभा की निर्धारित बैठक से एक दिन पूर्व ही कांग्रेस द्वारा समर्थन वापसी के कारण चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अन्य तीनों प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित हुए थे। प्रश्न नंबर 26, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह कब हुआ? तो ये किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? इसका सही ऑप्शन हमारा है ए, अनुच्छेद 352 में। हम आपको बता दें कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से ऐसा संसूचित करे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही नहीं है, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि रह चुके हैं, परंतु वे वित्त आयोग के अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? ऑप्शन ए है हरित पत्र, बी है श्वेत पत्र, सी है पित्त पुस्तिका और डी है नीली पुस्तिका। तो हमारा यहाँ ऑप्शन बी सही है, श्वेत पत्र। हम आपको इस संबंध में बता दें कि भारत में सरकार द्वारा अथवा उसके किसी मंत्रालय द्वारा किसी विषय पर विस्तृत एवं आधिकारिक विवरण श्वेत पत्र, जिसे व्हाइट पेपर भी कहते हैं, के रूप में जारी किया जाता है। प्रश्न नंबर 29, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो यह दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों, हम आपको बता दें
कि जय जवान जय किसान का नारा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री जो कि 1964 ईस्वी से 1966 ईस्वी तक रहे लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। यह स्लोगन भारत पाक युद्ध के समय 1965 में शास्त्री जी ने दिया था। उस समय इन्होंने इस स्लोगन के द्वारा देश के जवानों एवं किसानों का अभिवादन किया था। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन सी सही है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, यह सही नहीं है। हम आपको बता दें कि कथन सी जो है गलत है, क्योंकि मंत्रिमंडल का सदस्य निम्न सदन अर्थात लोकसभा के साथ साथ उच्च सदन जिसे हम राज्यसभा कहते हैं का भी हो सकता है। यहाँ तक कि संसद के दोनों सदनों के बाहर का व्यक्ति भी मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है, परंतु उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य बनना होगा। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आप सभी के लिए हमने आज के सवाल भी दिए हैं, इसे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और आप अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। दोस्तों, हम आपके लिए निःशुल्क वीडियो बनाते हैं, तो आपका भी यह फर्ज है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन की घंटी भी दबा दें, जिससे हम आपको समय समय पर वीडियो बनाते रहें, परीक्षा की तैयारी आपकी कराते रहें। तो आज का पहला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? प्रश्न 2 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो दोस्तों, आज के वीडियो को समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे। हम नए वीडियो को लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक आपसे आज्ञा चाहते हैं। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।